are starting with AS2, valuation of inventories. AS2, valuation of inventories. What we'll study in this AS is कि how we need to value the inventory in the financial statement as on closing date. 31 मार्च की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्रीज क्या चीज होती है। तो यू विल बी टोल्ड दैट 3 थिंग्स आर इन्वेंट्रीज: रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, इनकी वैल्यूएशन। तो व्हाट आर इन्वेंट्रीज? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। इसकी हमें वैल्यूएशन सीखनी है। लेकिन ये तीनों इन्वेंट्री पता है किसके लिए है? फॉर अ मैन्युफैक्चरर। अगर हम ट्रेडर है, माल खरीद के बेचते हैं तो मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, WIP नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ क्या होगा? फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स ओनली फिनिश गुड्स, ठीक है। Now what we have to study and how we have to study. सबसे पहले हम लोग जो वैल्यूएशन सीखेंगे वो सीखेंगे फिनिश गुड्स की, ठीक है। एंड देयर आफ्टर विल प्रोसीड टू वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। क्लियर है? आइए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2, valuation of inventories, which provides guidance for determining the value at which inventories are carried in the financial statement. कहता है क्या प्रोवाइड करेगा? गाइडेंस फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैरी करेंगे, इसी की गाइडेंस मिलने वाली है हमें इस स्टैंडर्ड में। Until related revenues are recognized, it provides guidance on the cost formula. It provides guidance on the cost formula. अब ध्यान दीजिएगा, हमें बताया जाएगा कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पता है किस पे होती है? वो बताया जाएगा कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और NRV whichever is lower, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने साल भर में 5 यूनिट खरीदी, अब पांचों यूनिट की कॉस्ट क्या है? 5 रुपए ही। पांचों यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है। मेरे पास साल के अंत में 2 यूनिट बच गई, तो वो 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? हम आराम से कह पाएंगे 10 रुपए है। लेकिन अगर मेरे पास 5 यूनिट साल भर में खरीदी गई थी जिसकी कीमत क्या थी? 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, और मेरे पास साल के अंत में 2 यूनिट बच गई, तो वो 2 यूनिट जो बच गई उसकी कॉस्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? कॉस्ट कैसे निकालें, ठीक है। हम फीफो बेसिस ले लें, तो पहले वाली 3 यूनिट हम मान लेंगे कि निकल गई होगी, बची कौन सी होगी? ये लास्ट की 2 यूनिट। या फिर हम वेटेड एवरेज कर लें, पांचों की वैल्यू जोड़ दे, डिवाइडेड बाय क्या कर दे? 5 कर दे। पता है इसी क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कॉस्ट फॉर्मूला। यही होता है कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी इन्वेंट्री डिफरेंट प्राइसेस की है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट भी कौन सी लेनी है ये बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस कॉस्ट बराबर चल रही है तो कॉस्ट फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो कहता है कि इसमें हम आपको सिखाने वाले इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एज ऑन क्लोजिंग डेट, और इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन ये हमें सिखाएगा वो सिखाएगा कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। अगर कॉस्ट सभी इन्वेंट्री की एक जैसी थी तो कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर सभी इन्वेंट्री की कॉस्ट अलग अलग थी तो पहले क्या लगाएंगे? कॉस्ट फॉर्मूला। और कॉस्ट फॉर्मूला से क्या जानेंगे हम लोग कि कॉस्ट कौन सी है, फिर उसे कंपेयर करेंगे NRV से, और दोनों की जो लोअर होगी वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो जाएगी।
क्लियर है? क्या कॉस्ट फॉर्मूला हमेशा चाहिए आपको? अब आप आंसर कीजिए, क्या इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट फॉर्मूले की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी? नहीं, वो तभी पड़ेगी जब डिफरेंट इन्वेंट्रीज डिफरेंट प्राइसेस की हैं, ठीक है? अगर सभी इन्वेंट्री एक ही प्राइस की है तो कोई कॉस्ट फॉर्मूला नहीं चाहिए, कॉस्ट फॉर्मूला एस्टैब्लिश्ड है, पता है हमें कॉस्ट कितना है। It also provides guidance on the cost formula that are used to assign cost to inventories and any write down thereof to net realizable value. हम लोग कॉस्ट फॉर्मूला जानेंगे और फिर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी ये सब सीखना है, कॉस्ट सीखना है हमें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है ये सब सीखना है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये एएस हमें क्या सिखाने वाला है। स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई इन अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। कहता है सभी इन्वेंट्री में ये एएस नहीं लगेगा, कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें ये एएस नहीं लगेगा। किसमें नहीं लगेगा? WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और अभी वो क्या है, WIP है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है बिल्डिंग, तो उसकी भी तो वैल्यूएशन की जाएगी। क्या बिल्डिंग भी कुछ लोगों के लिए इन्वेंट्री होती है? हाँ, जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डिंग बना के क्या करते हैं, बेच देते हैं, उनके लिए तो वो क्या है, इन्वेंट्री, तो उसकी भी तो वो वैल्यूएशन करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वैल्यूएशन करने का तरीका AS2 नहीं बताता, AS7 बताता है। रिपीट करें अपनी बात, हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, लेकिन कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसकी वैल्यूएशन AS2 नहीं बताता है। उसकी वैल्यूएशन कौन बताता है, एक डिफरेंट स्टैंडर्ड बताता है। तो उसका एक एग्जांपल लिया गया पॉइंट नंबर 1 कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर के पास जो WIP फ्लैट्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन क्या हमें AS2 बताएगा? बिल्कुल नहीं, वो बताएगा हमें AS7। AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें सिखाई जाती हैं, एक सिखाया जाता है WIP की वैल्यूएशन, जो WIP कंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यूएशन, और दूसरा उस पे प्रॉफिट कंप्यूट करना कि बिल्डर ने अभी काम कंप्लीट नहीं किया है लेकिन फिर भी कितना प्रॉफिट वो PL में ट्रांसफर कर ले, कितनी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट 4 साल का है, ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब 4 साल कंप्लीट हो गए, पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, बिल्डिंग बन गई है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो वो कमा ही ले रहा है जितना काम कर लिया है, तो कितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट उसे PL में ले जाना चाहिए, ये भी कौन सिखाता है, AS7। तो AS7 हमें हर ईयर एंड पे बिल्डर की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सिखाता है और साथ ही साथ प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL भी बताता है। तो ये AS2 गवर्न नहीं करेगा। इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेबल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बिल्डिंग तो हम बना रहे हैं लेकिन टाइल्स लगाने का काम हमने किसी और को दिया है, तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेबल टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। हमने बिल्डिंग तो हम बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ और कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे प्लम्बिंग का काम किसी और को दिया है, ठीक है, तो जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है वो लगभग कुछ काम तो कर ही लिया है ईयर एंड तक, तो उसने कितने रुपए का काम कर दिया, इसकी वैल्यूएशन भी कौन सिखाता है, AS7 ही सिखाता है। मतलब आप ऐसे समझिए, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उससे बनने वाली WIP की वैल्यूएशन कौन सिखाएगा, AS7 ना कि AS2, ठीक है। WIP arising in the ordinary course of business of service provider, सर्विस प्रोवाइडर की केस में WIP की वैल्यूएशन, इसका क्या मतलब है, हमने एक बैच स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ फेब, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड अ बैच इन द मंथ ऑफ फेब एंड दैट बैच विल कंटिन्यू टिल फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक वो बैच चलेगा, ठीक है। तो पता है ये बैच जो हमने स्टार्ट किया है, ये स्टडी जो हमने स्टार्ट की है वो 4 महीने पे स्प्रेड है, जिसमें से 2 महीना फरवरी और मार्च वो एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है और अप्रैल और मई दूसरे फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, ठीक है। अगर हमने आपको आधा कोर्स करा दिया, कब तक, मार्च तक, ठीक है, तो उसकी जितने रुपए की हमने सर्विस दी है उसकी वैल्यूएशन कौन सिखाएगा, AS9, ठीक है। AS9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, वो AS हमें ये बताता है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर ने आधा काम कर दिया, चौथाई काम कर दिया, तो किस कदर वैल्यूएशन करनी चाहिए, कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ये AS2 नहीं बताएगा। तो एक बार आपसे पूछे AS2 क्या क्या नहीं बताएगा, तो कहिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वैल्यूएशन वो नहीं बताता, और
सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड वैल्यूएशन वो नहीं बताता। शेयर, डिबेंचर और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज इन्वेंट्री इन ट्रेड। अगर आप शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब खरीदे हो, पता है कैसे? एज एन इन्वेंट्री। शेयर्स के आप इन्वेस्टर भी हो सकते हो और ट्रेडर भी हो सकते हो। अगर हम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते हैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि शेयर के प्राइसेस ग्रो करेंगे, हम उससे रेगुलरली डिविडेंड कमाएंगे, उसे रखे रहेंगे, जब प्राइसेस बहुत बढ़ेगी तो बेच देंगे, तो ऐसे में हम इन्वेस्टर कहलाते हैं। लेकिन हमने रिलायंस कंपनी के शेयर इस ऑब्जेक्टिव से खरीदे हैं कि जैसे ही 4 आना 8 आना मिला तुरंत उठा के बेच देंगे, तो पता है हम क्या है? ट्रेडर। तो शेयर्स और सिक्योरिटीज मेरे लिए इन्वेंट्री भी हो सकती है और मेरे लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ उसे खरीदे। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव उस इन्वेस्टमेंट, उस पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ट्रेडिंग का है, तो हम क्या कहलाएंगे? ट्रेडर। और वो मेरे लिए कहलाएगी इन्वेस्टमेंट, बेसिकली क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। ठीक है, वो शेयर और डिबेंचर्स मेरे लिए इन्वेंट्री तो कहलाएगी, लेकिन उसकी वैल्यूएशन ये AS2 नहीं बताएगा, वो बताएगा AS13। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में ही अगर एक इन्वेस्टमेंट आप इन्वेंट्री की तरह रखते हो तो उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, वो भी वही बताता है। क्लियर है बात? तो if shares and debentures are held as inventory, its valuation shall not be stated by AS2, it shall be stated by AS13. Then inventories of livestock. आपके पास भेड़ बकरियां हैं, गाय है, इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, क्या ये सब आपके पास इन्वेंट्री के तौर पे होते हैं? आपके पास बकरी है, ये सब जितने भी लाइव स्टॉक है, ये सब एज एन इन्वेंट्री है, हो सकता है? यस, आप क्या करते हो? इसे सेल कर देते हो। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए? पता है इसकी वैल्यूएशन में क्या परेशानी है? हम बकरी तो खरीद के लाए 3,000 रुपए की, कितनी हो गई? 3,000। लेकिन उन सभी बकरियों ने 2-2 बकरियों को और जन्म दे दिया, तो पता है ईयर एंड पे मेरे पास कितनी बकरी हो गई? सबने 2-2 बकरी को और पैदा कर दिया, तो 6 बकरी वो, 3 बकरी हम खरीदे थे, कितनी हो गई? 9 बकरी। 3 बकरी तो 3,000 की थी, तो 9 बकरी कितने की हुई? बोलो। अरे 3,000 की, हमने थोड़ी ना पैसा लगाया। ठीक है, हम तो 3 बकरी 3,000 की लेके आए थे, वो 9 बकरी हो गई। लेकिन आपके मन में एक बात जरूर आ रही थी, जैसे हम बोल रहे थे 3 बकरी 3,000, तो आपका मन कर रहा था ये बात बोलने का कि 9 बकरी 9,000। लेकिन शायद उसके लिए पैसे खर्च नहीं हुए, तो वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? 3,000 किया जाए कि 9,000 किया जाए, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बड़ी सुंदर बात, इसके लिए आज तक कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। ठीक है, अगर इसके लिए स्टैंडर्ड नहीं है सर, तो मार्केट में क्या हो रहा है? लोग कैसे कर रहे हैं एस्टीमेट? वो जितने भी लाइव स्टॉक होते हैं उसकी रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं। अगर ये सारी भेड़ बकरियां बेच दी जाए तो कितने की बिक जाएंगी? हमको लग रहा है 7,000 में 9 निकल जाएंगी, तो पता है वैल्यूएशन कितनी होगी? 7,000। क्लियर है बात सबको? तो हमने बाकी सबके लिए तो AS बताया क्योंकि सबके लिए AS है, इसके लिए AS नहीं है। ठीक है, और कहां कहां नहीं है? इन्वेंट्री, लाइव स्टॉक की वैल्यूएशन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। खेती में हमने खेती कर रखी है, ठीक है, ईयर एंड पे कुछ फसल उग रखी है, इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? एस्टिमेट बेसिस, कितने रुपए का अंदाजन ये माल है। ठीक है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मिनरल ऑयल, ores and gases to the extent they are measured at net realizable value in accordance with the well established practices in those industry। आप net realizable value का estimate करते हो, no standard। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं कि AS2 कहां कहां नहीं लगेगा? बताइए, मेरी मुर्गा बेचने की दुकान है, मुर्गे रखे हुए हैं, वैल्यूएशन कौन बताएगा उसकी ईयर एंड पे? AS2 नहीं, कौन बताएगा फिर? कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा? कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। एस्टिमेट बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? उसकी NRV, और वही उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। चलिए, अब AS2 शुरू होता है। अभी AS2 नहीं था, अभी तो हम आपको ये बता रहे थे AS2 कहां पे अप्लाई नहीं होगा, ताकि ऑटोमेटिक ये बात समझ में आ जाए अप्लाई होगा कहां पे। ठीक है,
AS2 डिफाइंस इन्वेंट्रीज एज एसेट। अब AS2 सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है ये बताता है, फिर उसकी वैल्यूएशन बताएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है सुनिए डेफिनेशन। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस चीज को आपने अपने पास रखा है, जिस एसेट को आपने अपने पास रखा है, जिसे आप ऑर्डिनरली सेल कर देते हो। क्योंकि सेल तो हम सभी चीजों को कर देते हैं। एक दिन ये फर्नीचर जिस पे आप बैठे हुए हैं ये खराब हो जाएंगे और हम इसे भी बेच देंगे, तो क्या ये फर्नीचर मेरी इन्वेंट्री है? नहीं। एक कंपनी अपनी मशीन को भी कभी ना कभी बेच देती है कि नहीं? बेच तो देती ही है। तो क्या जिसे हम बेच देते हैं वो चीज इन्वेंट्री होती है? नहीं। कह रहा है जिसे आप नॉर्मली ऑर्डिनरली बेचते हो वही इन्वेंट्री होती है। ठीक है, एक कंपनी अपनी मशीन को ऑर्डिनरली नहीं बेच देती है, एक्सेप्शनली बेचती है। ठीक है, जिन चीजों को ऑर्डिनरली बेच दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री। Held for sale in the ordinary course of business, it means finished goods ready for sale in the case of manufacturer. मैन्युफैक्चरर के लिए उसे क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। ठीक है, और ट्रेडर के लिए, एंड फॉर ट्रेडर्स, गुड्स परचेज्ड बाय हिम विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। ट्रेडर के लिए क्या है? वो आइटम जो उसने रीसेल के लिए खरीदा है बट नॉट येट सोल्ड, लेकिन अभी बिका नहीं। ठीक है, जो माल एक ट्रेडर ने खरीदा और बेच दिया वो तो सेल हो गई। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो माल उसने खरीदा बेचने के उद्देश्य से लेकिन बेच नहीं पाया। दीज आर नोन एज फिनिश गुड्स। तो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा हम शॉर्ट में बात करें, इन्वेंट्री क्या होता है? फिनिश गुड्स। नंबर 2, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उस माल को बेचने के लिए जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, क्या कहना चाह रहा है? WIP। ठीक है, these refer to the goods which are introduced to the production process but the production is not yet completed। कह रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डाल दिए, प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। that is not fully converted into finished goods, these are known as WIP। ये भी इन्वेंट्री होती है। C, in the form of material, in the form of material or supplier, in the form of material or supplies, it's not supplier, supplies, in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in rendering of services, to be consumed in production process or in rendering of services, it refers to all material and spares to be consumed in the product process of production, these are known as raw material। कह रहा है जितना भी मटेरियल स्पेयर आप प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम कर दोगे उसे क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या होती है? बोलिए। रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। अब वैल्यूएशन का एक शॉर्ट चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट आपको एक बार पूरी पिक्चर दिखाएगा कि वैल्यूएशन कैसे होती है। इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होती है एट कॉस्ट, लेकिन कभी कभी एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे होती है? बोलिए एट कॉस्ट, लेकिन कभी कभी एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे होगी सब बात करनी है। ठीक है, अभी बस याद कर रहे हैं। मटेरियल की वैल्यूएशन एट कॉस्ट, नॉर्मली एट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन एट टाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे हो रही है? एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, WIP वैल्यूएशन किस पे होगी? नॉर्मली कॉस्ट, नॉर्मली कॉस्ट, बट एट टाइम्स इट कैन बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का मतलब आप समझते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है? जितने का आपको पड़ा है। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल जितने का परचेज किया है वो है आपकी कॉस्ट। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर यही मटेरियल आज खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा। हमने ये मटेरियल खरीदा 10 रुपए का, पता है 10 रुपए क्या है? कॉस्ट। लेकिन अगर यही मटेरियल आज खरीदे तो आज तो 9 ही रुपए का मिल रहा है, तो 9 रुपए क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इस आइटम को रिप्लेस किया जाए, मतलब कुछ दूसरा लाया जाए, ठीक है, तो कितने का पड़ेगा, क्या कॉस्ट लगेगी, इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस आइटम, मतलब यू वांट टू ब्रिंग द एग्जैक्टली द सेम आइटम,
तो व्हाट कॉस्ट आर यू गोइंग टू इंकर इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब होता है जितने का हमने खरीदा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है जितने का आज हम खरीदेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल आपने खरीदा 10 रुपए का, लेकिन आज खरीदोगे तो 9 का पड़ेगा, ठीक है। 31 मार्च को जिस दिन बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद के तो रखे थे फरवरी का, था कितने का, 10 का, लेकिन 31 मार्च को अगर यही मटेरियल खरीदे तो पता है कितने का पड़ेगा, 9 का। वैल्यूएशन किस पे होगी, क्या सिखा रहे हैं, वैल्यूएशन किस पे होगी, 10 पे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि वैल्यूएशन किस पे करा देंगे हम, 9 पे, ठीक है। नॉर्मली 10 पे, लेकिन कभी कभी 9 पे। वही चीज WIP के लिए बात कर रहा है। अब आइए फिनिश गुड्स पे। पहले हमें यही पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है फिनिश गुड्स, फिर उसके बाद हम आएंगे रॉ मटेरियल एंड WIP पे, ठीक है। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर जो है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट का मतलब जितना आपका पैसा लगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब अगर आप उसे आज बेच देंगे तो कितना पैसा रियलाइज करेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू में अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा। रिप्लेसमेंट वैल्यू किसे कहते हैं, जितने में आज खरीदेंगे, ठीक है। जब आप रॉ मटेरियल WIP के साथ वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो रियलाइजेबल वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, रिप्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे थे। रीजन बीइंग कि कोई भी कंपनी रॉ मटेरियल WIP बेचती नहीं है, वो बस खरीदने का इंटेंशन होता है, बेचने का इंटेंशन नहीं होता। बेचने का इंटेंशन क्या चीज का होता है, फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल WIP की जब बात होती है तो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोलते, क्योंकि कभी बेचना ही नहीं है, हमें तो आगे भी खरीदना ही है, ठीक है। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है हम बेच देंगे तो कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो सेल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में क्या कोई अंतर है, हाँ। हम बेचेंगे 10 रुपए में और बेचने में 3 रुपए का खर्चा लग जाएगा, तो सेल वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन पता है रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 7 रुपए। यहां पे सेल वैल्यू नहीं लिखा है, पता है क्या लिखा है, रियलाइजेबल वैल्यू। और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। लिख दें, व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब होता है सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। थोड़ा सा और ध्यान देंगे अब फिर से, हम वैल्यूएशन किस दिन कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सीख रहे हैं किस दिन के लिए, एज ऑन द क्लोजिंग डेट, दैट इज एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, जो माल मेरे पास बचा हुआ है उसकी कॉस्ट, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेल वैल्यू है वो किसका ले रहे हैं, जो 31 मार्च को माल बेच रहे हैं उसका नहीं, 31 मार्च को जो माल आपके पास पड़ा हुआ है वो अगर बेचेंगे तो कितना बिकेगा, उस सेल वैल्यू की बात हो रही है। तो पता है ये सेल वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड। हम वैल्यूएशन किसकी कर रहे हैं, जो माल बच गया है, जो माल मेरे पास 31 मार्च को बच गया हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। हम उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जानना चाहते हैं। तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कैसे पता चलेगी, अरे अंदाज लगाना पड़ेगा। अगर वो सचमुच सेल हो गया होता तो क्लोजिंग स्टॉक कहां होता, क्या उसकी सेल वैल्यू पता है जो माल 31 मार्च को पड़ा हुआ है, नहीं। अरे उसकी सेल वैल्यू तो पता तब होगी जब वो माल बिकेगा, और अगर माल बिक गया होगा तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक ही क्यों होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में जब आप NRV की वैल्यूएशन करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, तो आपको सेल वैल्यू चाहिए कौन सा, एस्टिमेटेड, कि जो माल 31 मार्च को मेरे पास पड़ा है अगर वो बिक गया तो कितने का बिकेगा। दूसरी बात, जो माल बिका ही नहीं है, क्या उसको बेचने का खर्चा आपको पता है, नहीं। पता है ये खर्चा भी कैसा है, एस्टिमेटेड। अब देखिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, फिनिश गुड्स की चर्चा फिनिश गुड्स पे हो रहा है। कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। 31 मार्च को जो मेरे पास माल है वो कितने का है, 500 रुपए का। अगर हम इसको बेचेंगे तो पता है हमें क्या लग रहा है, 600 का बिकेगा।
लेकिन बेचने में 40 रुपए का खर्चा भी लग जाएगा, तो एनआरवी कितनी आएगी 540। कितने पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, कितने पे 500, 560 रुपए। ठीक है ये बात। अब देखिए हमने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कंजर्व होके सोचो, संकोच करके। ठीक है, फायदा कभी ज्यादा ना दिख जाए, ठीक है, लेकिन खर्चा ज्यादा दिख सकता है। अगर खर्चे दूर दिखाई दे रहे हैं तो भी रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन प्रॉफिट बहुत नजदीक है तो भी रिकॉग्नाइज मत करो, रियलाइज होने दो। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूएशन 560 रुपए पे कर दी जाती तो पता है इसका मतलब क्या होता, जो 60 रुपए अभी आए नहीं है, माल बिकेगा तब ना 60 रुपए आएगा एक्स्ट्रा, वो भी रिकॉग्नाइज हो जाता। ठीक है, अच्छा ये 600 में बिकेगा, बेचने में 140 रुपए का खर्चा लगेगा, तो वैल्यूएशन ये कितना हो गया 460। ठीक है, कॉस्ट कितनी 500, एनआरवी 460 रुपए, कितने पे दिखाए इन्वेंट्री को 460 रुपए पे। पता है क्यों, इन्वेंट्री 500 की है लेकिन फिर भी 460 का दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये समझ में आ चुका है कि 40 रुपए का लॉस होने वाला है। तो होने वाला लॉस क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, इसीलिए इन्वेंट्री को आज ही 460 रुपए का दिखा दिए। सबको बात समझ में आ रही है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए एनआरवी ज्यादा है तो वैल्यूएशन कॉस्ट पे करो, ताकि प्रॉफिट जो आने वाला है वो अभी रिकॉग्नाइज ना हो। और कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी अगर कम है तो वैल्यूएशन किस पे कर दो, एनआरवी पे, ताकि जो लॉस आगे होने वाला है वो लॉस अभी दिख जाए पीएल में। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर के टर्म्स में बात कही गई है। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। लेकिन अगर एक ट्रेडर के लिए बात करेंगे तो कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज। ट्रेडर तो बस माल खरीदता है, कॉस्ट ऑफ परचेज। लेकिन मैन्युफैक्चरर वो माल खरीद के उसको कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश गुड्स में। कुछ और भी खर्चे हो सकता है लगते हो, सब मिला के क्या है कॉस्ट। ठीक है, तो एक पिक्चर क्लियर हुई कैसे वैल्यूएशन करनी है। रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन किस पे, कॉस्ट पे, लेकिन कभी कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। ठीक है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम लोग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जरूरी भी यही है कि पहले आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पढ़ें, क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन तभी समझ में आ सकती है जब आपको फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन समझ में आती है। ठीक है, और स्ट्रक्चरली AS2 में लिखा भी पहले क्या है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है उस पे वैल्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड इज अ समेशन ऑफ, मतलब इज एन एडिशन ऑफ 3 थिंग्स, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि कॉस्ट आप कैसे जोड़ेंगे। ट्रेडर के केस में कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ट्रेडर के लिए बस ये कॉस्ट ऑफ परचेज जो है यही क्या है, कॉस्ट है, इज कॉस्ट फॉर ट्रेडर। अब मैन्युफैक्चरर के लिए ये तीनों चीजों की जोड़, ये मैन्युफैक्चरर के लिए, राइट। आइए कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब समझते हैं। अब क्या वो बताने वाला है कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब, ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का मटेरियल खरीदा, ठीक है,
उसने इस पे 20 रुपए का फ्रेट लगा दिया, ठीक है, फिर इसमें से 10 रुपए का डिस्काउंट घटा दिया, का डिस्काउंट है, फिर उसके बाद इसमें 15 रुपए का जीएसटी जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, 120, 110, 110 और 15, 125 रुपया बिल ऐसे बनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या कहलाएगा, ये सब प्लस माइनस करते हुए देखना है, नहीं देखना है, यही सिखाने वाला है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज किसे कहेंगे, देखिए, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इंक्लूड करना है, परचेज प्राइस कितना, एग्जांपल पे आइए तुरंत, 100 रुपए, कह रहा है ये इंक्लूड करना है, हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, हमने एक डमी एग्जांपल लिख लिया, पढ़ते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, 100 रुपए कह रहा है इंक्लूड कर लो, परचेज प्राइस इंक्लूड करना है, प्लस ऑल अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री, कोई भी खर्चा जो इन्वेंट्री परचेज करने की वजह से लगा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज है, वो भी जोड़ दो, लाइक टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कह रहा है टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी जोड़ दो, जल्दी बताइए क्या ये जीएसटी जोड़ दे, नहीं, अभी कुछ बात ब्रैकेट में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कहता है अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज, क्या बात कर रहा है भाई, टैक्सेस टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिकवरेबल टैक्सेस, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से टैक्सेस की, टैक्सेस ऑन गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्सेस रिकवरेबल भी हो सकते हैं और नॉन रिकवरेबल भी, टैक्सेस कैसे होते हैं, रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल, ठीक है। और क्या बोला जाता है, इनका दूसरा नाम भी सीख लें, रिकवरेबल टैक्सेस उसे कहा जाता है जिनकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होती है, सबका मतलब समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन रिकवरेबल टैक्सेस उसे कहते हैं जिसका आईटीसी, आईटीसी स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉट अवेलेबल, अब एक एग्जांपल से पहले आपको रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल समझा दें, फिर आगे बात करते हैं। सपोज हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, तो सप्लायर ने बिल पता है कैसे बनाई, रॉ मटेरियल लिखा 100 रुपए का, प्लस इस पे जीएसटी लगाया 18 रुपए की, कितना हो गया 118। हालांकि जीएसटी का मतलब जीएसटी नहीं होता, ये जो टैक्सेस होते हैं दैट इज ए सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, लेकिन छोड़ देते हैं, ये सब आप टैक्सेशन में समझेंगे, अभी हम बात करते हैं जीएसटी, ठीक है। 100 रुपए का मटेरियल खरीदा, 18 रुपए की जीएसटी लगा के आपको कितने का दिया रॉ मटेरियल, 118 रुपीज का, ठीक है। आपने इससे फिनिश गुड्स बनाया, अब फिनिश गुड्स को पता है कैसे बेचा, 250 रुपए में, और इस पे भी जीएसटी मान लीजिए 18% है, तो कितना लगेगा 45 रुपए, 45 रुपए, 295, ठीक है। अब जब हम अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे 45 रुपीज का, तो गवर्नमेंट को 45 पे नहीं करेंगे, पता है गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 45 में से 18 रुपीज आप डिडक्ट कर लेंगे, और गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, बैलेंस पैसा ही, 45 में से 18 माइनस करेंगे, कितना हुआ 27, ये गवर्नमेंट को पे करना है। कस्टमर से कितना कलेक्ट किए 45, लेकिन गवर्नमेंट को पे कितना किए 27, ठीक है। तो ये बताइए कस्टमर से आप 45 रुपए कलेक्ट किए, 18 रुपए आपने इस सप्लायर को दिया था और 27 रुपए आपने गवर्नमेंट को दिया,
तो जितना पैसा आज तक टैक्सेस का दिए हो वो सब कहां से रिकवर हो गया? कस्टमर से हो गया। कस्टमर से देखो आपने 45 लिया, ठीक है, और दिया कितना? 18 रुपए एक सप्लायर को दिए थे और 27 रुपए किसको दे दिए? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये 18 रुपए क्या आपका खर्चा है? आपने अपनी जेब से लगाया है? बिल्कुल नहीं। इसी टैक्सेस को कहा जाता है रिकवरेबल टैक्सेस, ठीक है। रिकवरेबल का मतलब होता है आईटीसी इज अवेलेबल, आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है आउटपुट के टैक्स से। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है तो इनपुट पे जो टैक्स आपने पे किया है वो आपका खर्चा नहीं होता, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, और उसे नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। नॉट एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्यों नहीं ऐड करते हैं? बिकॉज ये मेरा खर्चा ही नहीं है, ये तो हम अपने कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। अगर टैक्सेस ऐसा है, मान लीजिए ये टैक्सेस कोई और टैक्स होता, ठीक है, रॉ मटेरियल पे 18 रुपए का लगा होता और आउटपुट पे कितना लगता? 45 रुपए, और गवर्नमेंट को हमें कितना जमा करना पड़ता? मान लो कोई दूसरा टैक्स है और 45 रुपए पूरा जमा करना है, तो इसका मतलब हुआ 18 रुपए की क्रेडिट नहीं मिली। अगर क्रेडिट नहीं मिली तो इसका मतलब 18 रुपए भी क्या है? खर्चा है। तो मटेरियल कितने का कहलाना चाहिए इस केस में? 118, ठीक है। तो आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो टैक्स इज एडेड टू कॉस्ट। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। आज गुड्स पे टैक्सेस लगते ही क्या है? अगर इंडिया के अंदर माल बनता है, बिकता है, तो उस पे एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। और इंडिया के बाहर से माल आता है तो उस पे लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी। क्या क्या लगता है? डोमेस्टिक अगर टर्नओवर होता है तो इंडिया के अंदर हो रहा है, डोमेस्टिक टर्नओवर पे क्या लगता है? ओनली जीएसटी। और इंडिया के बाहर से माल आता है यानी इंपोर्ट होता है तो क्या लगता है? बोलिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी, शॉर्ट में लिखते हैं बीसीडी, प्लस क्या लगता है? और जीएसटी, ठीक है। तो जल्दी बताइए, इसका एक एग्जांपल दीजिए। नॉट एडेड टू कॉस्ट, क्या चीज कॉस्ट में मत जोड़ना? जीएसटी मत जोड़ना, ठीक है। क्या चीज जोड़ देना कॉस्ट में? बीसीडी जोड़ देना, अगर बीसीडी लगा है तो वो जोड़ देना। बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब आप हमको बताएंगे, हम एग्जांपल ले रहे हैं, इन्वेंट्री कितने की दिखाएं। 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदे, इस पे 18 रुपए जीएसटी लगा है, 118 रुपए हमने पे किया, ठीक है। इन्वेंट्री कितने की दिखाई जाएगी बुक्स में? क्या कॉस्ट कहलाएगी इन्वेंट्री की? 100 रुपए, 118 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। जल्दी से बताइए, हमने माल इंपोर्ट किया है, 100 रुपए का माल है, 20 रुपए इस पे बीसीडी लगा है और 18 रुपए इस पे जीएसटी लगा है, 138 रुपए का कॉस्ट क्या कहलाएगा? हाँ, 120 रुपया। बीसीडी जोड़ दीजिएगा, जीएसटी मत जोड़िएगा, ठीक है। तो इतना याद करेंगे, रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, आईटीसी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, कुछ नहीं, सीधा याद करो। जीएसटी नहीं जोड़ना है, बीसीडी जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि आपको सचमुच ये सब पता है कि बस रट के आए हो जीएसटी और बीसीडी। तो ऐसे बोलेगा, टैक्सेस, नाम ही नहीं लेगा, कहेगा रुको अभी इसको मजा दिखाते हैं। टैक्सेस जोड़ेगा और नाम ही नहीं लेगा, लिखेगा प्लस टैक्स, और ब्रैकेट में लिखेगा रिकवरेबल और नॉट रिकवरेबल। इसलिए इतना पढ़ना जरूरी है। अगर वो लिखेगा प्लस टैक्स रिकवरेबल तो क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे। और प्लस टैक्स ब्रैकेट में नॉन रिकवरेबल तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा ताकि वो चेक कर पाए कि आपको ये बात पता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप दो चीजें रट के बैठ गए हो, जीएसटी एंड बीसीडी के साथ क्या होता है, राइट?
तो कहता है टैक्सेस जोड़ना है अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज। अदर देन दोज दैट आर रिकवरेबल मतलब क्या कहना चाहता है, नॉन रिकवरेबल। टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो जोड़ना है वो कौन सा जोड़ना है, यहां पे लिखिए नॉन रिकवरेबल वाला। फिर आगे क्या लिखा है, कैरिज इनवर्ट जोड़ दीजिएगा, यानी अगर फ्रेट लगाया है सप्लायर ने तो वो जोड़ दीजिए, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट है। लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, मान लीजिए माल जब चढ़ाया गया गाड़ी में तो आपका पैसा लगा था, माल उतरवाने का भी पैसा लगा है आपका, लगा है वो भी जोड़ दीजिए। एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम द सप्लायर, जैसे मान लीजिए लोडिंग अनलोडिंग का पैसा तो आपका लगा, लेकिन सप्लायर 500 रुपए की आपको रिम्बर्समेंट देता है कि लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा तुम कर लो लेकिन 500 रुपए हम तुमको दे देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोडिंग अनलोडिंग जोड़ दीजिए और फिर 500 रुपया क्या कीजिए, घटा भी दीजिए। मतलब अगर सप्लायर कोई भी पैसे की रिम्बर्समेंट कर दे तो उसको लेस भी कर दीजिए। रिपीट करें, 100 रुपए का माल 20 रुपए फ्रेट लगा, कितना हो गया 120। लोडिंग में 10 रुपए लगा, कितना हो गया 130। अनलोडिंग में 10 रुपए फिर लग गया, कितना हो गया 140। सप्लायर ने 5 रुपए की रिम्बर्समेंट कर दी लोडिंग अनलोडिंग के नाम की, कितना हो गया 135, 135। एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम द सप्लायर, एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर को एक्सक्लूड कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, डिडक्ट, लेस करना है। फ्रॉम द अबव सम फॉलोइंग आइटम्स आर डिडक्टेड, और क्या क्या लेस करना, ड्यूटी ड्रॉबैक लेस कर देना। व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको जितने भी टैक्सेस आपने इंडिया में पे किए हैं वो सब वापस कर देती है, इसे कहा जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। हम जो भी टैक्सेस इंडिया में पे किए होंगे ना उस माल को बनाने के लिए वो सब वापस कर देगी गवर्नमेंट। जैसे अगर 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदे, 10 रुपए उस पर जीएसटी लगा है और उस माल से हम फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर दिए तो 10 रुपए का जीएसटी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस नहीं लगता, लेकिन उस माल को बनाने के लिए जितना आप टैक्सेस पे किए हो वो भी गवर्नमेंट आपको वापस करती है, ठीक है। तो जब भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है तो ड्यूटीज वाले खर्चे आप क्या कीजिएगा, जोड़िए और ड्यूटी ड्रॉबैक से लेस कर दीजिए। जैसे 100 रुपए का माल, 25 रुपए का उस पर टैक्सेस लगा तो 125, गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक आपको पता है कितना दे दिया 24 रुपए, तो 24 रुपए लेस कर दीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट टैक्सेस को वापसी करती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन का जिसके जरिए वो कैलकुलेट करके आपको देती है, तो ये एग्जैक्टली टैक्सेस के बराबर नहीं आता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ड्यूटी ड्रॉबैक वुड नॉट एग्जैक्टली बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेस। ऐसा भी पॉसिबल है कि 100 रुपए का माल 25 रुपए का टैक्सेस मिला के कितना हुआ 125, गवर्नमेंट ने वापस पता है कितना कर दिया ड्यूटी ड्रॉबैक 30 रुपया, तो आपका मटेरियल भी अब 100 रुपए का नहीं कहलाएगा, 100 प्लस 25 माइनस 30 95 का ही है। गवर्नमेंट ने 30 रुपए आपको वापस कर दिया था उसके एक्सपोर्ट करने पे। समझ में आ गई बात सबको, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है फिर आप बताइए, व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। जब हम कोई भी माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उस माल को तैयार करने में जितना भी इंडिया में टैक्सेस पे किया गया था वो गवर्नमेंट हमें क्या करती है, वापस करती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है उसे कैलकुलेट करने का, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, जरूरत नहीं है आपको, वो होता है AIR, ऑल इंडस्ट्री रेट, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर रखा है कि इस रेट के हिसाब से हम आपको क्या देंगे, टैक्सेस वापस करेंगे, और इस रेट के हिसाब से जब टैक्सेस वापस होता है तो कभी कभी एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो जब भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा तो टैक्सेस जोड़ना और ड्यूटी ड्रॉबैक घटा देना, क्लियर। जीएसटी, अब जीएसटी अगर जोड़े ऊपर तो घटा दो, जोड़े ही नहीं हो तो घटा मत देना, ठीक है। 100 प्लस 18 लग के 118 था, तो 118 में से 18 घटाना है, लेकिन 100 ही पकड़ लियो तब मत घटा देना 18, ठीक है। जीएसटी इज टू बी डिडक्टेड व्हेन जीएसटी हैज बीन एडेड। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट घटाना है, रिबेट डिस्काउंट का ही नाम है, ठीक है, रिबेट वगैरह मिला है वो घटा देना है। आइए इस पे वापस से,
हम लोग क्या क्या लिखे थे, कहां गया वो, हाँ, फ्रेट जोड़ना है कि नहीं जल्दी बताइए, कंसीडर करना है, हाँ, डिस्काउंट घटाना होता है, हाँ, जीएसटी जोड़ना होता है, नो, इसे काट दीजिए, यानी इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी, 120 माइनस 10, 110। क्लियर सबको? तो ये हम लोग ने एक हिस्सा पढ़ा, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं होता, तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ही आपको ये तीनों चीजें जोड़ने की जरूरत है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज, यहां पे बात खत्म हो गई, यही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर का जो खर्चा होता है वो तीन जगह पे होता है। कहां कहां होता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई तकलीफ किसी को? एक मैन्युफैक्चरर के खर्चे जो लगते हैं वो कहां कहां लगते हैं, फैक्ट्री में तो लगता ही है माल बनाने में, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री में ही खर्चे लगते हैं क्या मैन्युफैक्चरर के? नहीं, उसकी एक ऑफिस भी होती है, ठीक है। ऑफिस में भी तो इतने सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी वो भी खर्चा है, और सिर्फ उनका वेयर हाउस वगैरह है, सेल्स वाले पूरे बंदे हैं, सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनकी मोटर वैन वगैरह है, ट्रक वगैरह है, जिससे माल की वो डिलीवरी करते हैं, वहां भी खर्चे लग रहे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी खर्चे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है ये समझने जा रहे हैं, ठीक है। खर्चे क्या क्या लगते हैं पहले ये समझिए। फैक्ट्री में लगता है डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद लगता है फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और मटेरियल, लेबर ये डायरेक्ट खर्चा है, और जितने इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं उनको बोला जाता है ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री में और क्या लगता है, ओवरहेड। ऑफिस में जितना खर्चा लगता है पता है वो क्या होता है, वो भी होता है ओवरहेड। फिर से सुनिए, फैक्ट्री में माल बना रहे हो तो मटेरियल कहां लगेगा, जैसे हम जीन्स बना रहे हैं तो कपड़ा कहां लगेगा, फैक्ट्री में लगेगा, ठीक है। जो उसको सिलाई कर रहा है लेबर, उसका खर्चा कहां लग रहा है, फैक्ट्री में ही लग रहा है। क्या इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं मटेरियल लेबर के अलावा? हाँ भाई, बिजली बिल आ रहा होगा, रेंट आ रहा होगा फैक्ट्री का, वो सब क्या है, ओवरहेड। ऑफिस में जितना भी खर्चा हो रहा है वो सभी का सभी क्या है, ओवरहेड, ठीक है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी जितना खर्चा लग रहा है वो भी क्या है, ओवरहेड। क्लियर है सबको? जो ओवरहेड फैक्ट्री में लगता है, ओवरहेड कहते किसे हैं पहले तो ये समझिए। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड। अगर वो फैक्ट्री में लगता है तो हम उसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में अगर लगता है तो हम उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है तो हम उसे बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कोई तकलीफ यहां तक? नहीं। ये जो ओवरहेड होते हैं जो फैक्ट्री में लगते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड किसे कहते हैं? अगर खर्चा पर यूनिट लगता है, मतलब वेरी करेगा, जितना माल बनाओगे फैक्ट्री में उतना आपका इनडायरेक्ट खर्चा लगेगा, तो वो वेरिएबल है।
अगर वो खर्चा फिक्स्ड है, जैसे किराया है, कितनी भी यूनिट बनाओगे 50,000 किराया है तो उतना ही लगेगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जितना भी खर्चा होता है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री में माल जितना ज्यादा बनते जा रहा है ऑफिस में उधर एक खर्चा बढ़ते जा रहा है? फैक्ट्री में माल बढ़ते जा रहा है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी ज्यादा देते जा रहे हैं, अरे ये कौन सी बात हुई? ऑफिस का कोई भी खर्चा प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ऑफिस के हर खर्चे पता है कैसे होते हैं, मैनेजर की सैलरी, ठीक है, ऑफिस का रेंट, ये सब का प्रोडक्शन से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये खर्चे हमेशा हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा ही फिक्स्ड होता है। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अगर यूनिट वाइज सेल पे लगता है तो वेरिएबल, और अगर सेल पे डिपेंडेंट नहीं है तो फिक्स्ड। जैसे हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं 5 रुपए पर यूनिट, जितना माल बेचेगा 5 रुपए पर यूनिट, तो सेलिंग कमीशन पता है क्या है, वेरिएबल। हम सेल्समैन को 10,000 रुपए महीना देते हैं, क्या है, फिक्स्ड। अगर यूनिट सोल्ड पे डिपेंडेंट है खर्चा देन इट इज वेरिएबल, एंड यूनिट सोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है देन इट इज फिक्स्ड। यानी ये खर्चा क्या हो सकता है, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है। अब आप ये समझने जा रहे हैं कि दूसरी चीज जो लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो क्या चीज है। ठीक है, ये रहा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अब आपको हम ये बताते हैं कि इसके पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ परचेज, तो पता है वो कॉस्ट ऑफ परचेज किसके परचेज की बात कर रहा था, डायरेक्ट मटेरियल की, यही जो फैक्ट्री में लगता है, ये इसी की बात हो रही थी। इसकी बात हो रही थी, ये है कॉस्ट ऑफ परचेज। चलिए आप एक बार फिर से सुनेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज में डायरेक्ट मटेरियल की परचेज कॉस्ट लिखनी है, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है रिबेट डिस्काउंट को घटा देना है, फ्रेट वगैरह के खर्चे को जोड़ देना है, टैक्सेस अगर रिकवरेबल है तो नहीं जोड़ना है, टैक्सेस अगर नॉन रिकवरेबल है तो जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने मटेरियल खरीद लिया है तो उसे फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसे कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसे कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। हमें बताइए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कहां बन जाता है, फैक्ट्री में ही बन जाता है या ऑफिस में भी जाता है, वेयर हाउस में जाता है फिर बनता है? अरे फैक्ट्री में बना जाता है, तो जितने खर्चे और फैक्ट्री में लग रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। यानी हमने जितनी कहानी और सुना दी ना, ये सब आपको बस ऐसे ही सुना दी, टाइम पास, ये सबसे मतलब था नहीं। ठीक है, यू हैव नथिंग टू डू विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यू हैव नथिंग टू डू विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है वो सारे खर्चे जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स फैक्ट्री में ही बन जाता है। फैक्ट्री में और क्या क्या लगता है जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है, फैक्ट्री में लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है। ओवरहेड कितने प्रकार के होते हैं, कहिए 2 प्रकार के फैक्ट्री में जो लगते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कब कहते हैं, अगर वो यूनिट डिपेंडेंट होता है, 1 यूनिट पे 10 रुपए तो 2 यूनिट पे 20 रुपया का खर्चा लग रहा है, अगर ऐसा खर्चा है तो वेरिएबल। और अगर लमसम लगता है 50,000 रुपया सीधे, चाहे कितनी भी यूनिट बनाए, देन इट इज फिक्स्ड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं।
देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यहीं पे ध्यान देना है, यहां पे थोड़ा अटेंशन हाई चाहिए, ठीक है, तभी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन समझ में आएगा, ठीक है। परचेज आसान बात थी, कन्वर्जन में थोड़ा एफर्ट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ परचेज अलोंग विथ अदर कॉस्ट कंस्टिट्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कह रहा है ट्रेडिंग एंटिटी के लिए तो बस परचेज कॉस्ट, और अगर कुछ और लगाए तो वो जोड़ दीजिए, ठीक है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं है कह रहा है, तो वो तो हम भी बताएंगे किसके लिए है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मैन्युफैक्चरर के लिए। बट फॉर अ मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑल्सो। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मिला के बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये कुछ एडिशनल बातें कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है, वो बस आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर रहे, मालूम हो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सभी डायरेक्ट कॉस्ट की जोड़ को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। और ये आपने कॉस्टिंग में सीख भी रखा है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में जब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट में मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में जब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो इसे कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री के सारे खर्चे को मिला के बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या क्या आएगा, आइए यहां ड्रॉ तो किए हैं, फैक्ट्री का सारा खर्चा क्या क्या है पढ़िए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स्ड, यही ना है, ठीक है। ऊपर क्या बोल रहा था, ऊपर ऐसे बोल रहा था बुक में, कहता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये मिला के दोनों क्या कहलाता है, बोला था प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और इन तीनों, इसमें प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड भी दोनों जोड़ देंगे तब क्या कहलाएगा, कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये तो बस आपकी नॉलेज के लिए उसने एक्सप्लेन किया है। डायरेक्ट मटेरियल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। डायरेक्ट मटेरियल कह रहा है परचेज में इंक्लूड हो गया है, वही तो किए हैं, तो अब कह रहा है अब और क्या इंक्लूड करें, तो बताएगा दो चीजें बच गई हैं, क्या क्या, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स दोनों, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आइटम दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड आर टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है देख लीजिए अब, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड, ओवरहेड भी तो हम तीन बताए हैं, फैक्ट्री का, ऑफिस का, और क्या बताए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन सा ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने इतनी बात क्यों की इसको पढ़ाने के पहले, क्योंकि ओवरहेड तीनों जगह होते हैं। एएस में लिख रहा है ओवरहेड, तो आके आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन से ओवरहेड की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग ओनली ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ऊपर उसने बता दिया कि हम फैक्ट्री कॉस्ट में से ही निकाल के बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो दिस ओवरहेड इज फैक्ट्री ओवरहेड। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट ऑफ वर्कर इन द यूनिट who are directly associated with the production process. In other words, we can say that direct labor is the cost of labor which can be directly attributable to the unit of production. बेसिकली जो माल बनाते हैं लेबर, उन्हीं को डायरेक्ट लेबर कहा जाता है, और उनको जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसी को लेबर कॉस्ट कही जाती है, ठीक है। हालांकि और भी बड़े सारे खर्चे लगते हैं। एक वर्कर है जो मशीन की साफ सफाई कर रहा है, पता है वो लेबर नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल क्या होता है आपको क्लियर है, लेबर, डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, जो माल बनाता है, उसके अलावा जो भी कुछ लग रहा है खर्चा वो सब क्या है, ओवरहेड। Overhead are indirect expenses. Variable overhead are indirect expenses which are directly related to production. That is, it changes with the change in production in the same proportion, increase or decrease. कहता है variable overhead वो है जो प्रोडक्शन के प्रपोर्शन में वेरी करता है। प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगी तो ये खर्चा डिक्रीज भी हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड जनरली रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड ओवरहेड वो है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से घटने से इस पे असर नहीं आता है। It varies only when there is some major shift in production. कहता है ये तभी वेरी करता है जब प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा शिफ्ट आ जाए। जैसे मेरी फैक्ट्री का रेंट पता है कितना है, 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, लेकिन अगर मेरा प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाए तो उस फैक्ट्री में काम ही नहीं कर पाएंगे, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, तो रेंट बदलेगा कि नहीं, तब तो बदल ही जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपने एक बात पढ़ रखी होगी कि एवरी कॉस्ट इज डैश इन लॉन्ग रन, फिलअप कीजिए,
एवरी कॉस्ट इज डैश इन लॉन्ग रन व्हाट वेरिएबल। ठीक है, एक लंबे समय में तो हर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है वो भी एक ना एक समय वेरिएबल बन जाएगी। कब? जब मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हम पुराने एटमॉस्फेयर में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब कुछ बदलेंगे तो अकॉर्डिंगली खर्चे भी बदल जाएंगे। Since direct labor and variable overhead are directly related with the production level, it is advisable to include them in cost of conversion on the basis of normal capacity. ध्यान दो बच्चों, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को कह रहा है कि आप इसके खर्चे को कैसे डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। क्या मतलब है इसका? ये मशीन है, इसमें हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। इसमें लेबर लग रहा है मेरा, कितना हो गया 100 यूनिट एट द 10? 1000 रुपया। इसमें लेबर खर्चे लग रहे हैं मेरे 800 रुपए के, और वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है 300 रुपए का। ठीक है, फिक्स ओवरहेड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसकी बात ही नहीं किया है। ठीक है, जब हम इसमें 100 यूनिट मटेरियल डालते हैं तो नॉर्मली मेरी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है, माई एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब क्या हमको लगता है कितना निकल जाएगा, तो पता है वो क्या है, 95 यूनिट। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 95 यूनिट ही निकलेगा, कभी कभी 98 भी निकल जाता है, कभी कभी 90 यूनिट निकलता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है। 100 बार मशीन चालू करते हैं ना तो यही होता है कि 95 यूनिट ही बाहर आती है। ठीक है, अगर हम दिन भर में 10 बार मशीन चलाते हैं तो उसमें से 8 बार ऐसा होता है कि हम 100 यूनिट डालते हैं तो कितनी आती है, 95। तो इसी को कहा जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कम भी आ जाता है हमारा, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब इस एग्जांपल को सब कोई ध्यान से सुन रहा है, अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड आउटपुट तो 95 यूनिट थी, लेकिन एक्चुअल आउटपुट पता है मेरी कितनी हुई, एक्चुअल आउटपुट मेरी हो गई 90 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट 90 यूनिट हो गई, जिसमें से 85 यूनिट सोल्ड है और 5 यूनिट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब हमको इस 5 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, कैसे की जाएगी यही सिखा रहा था। एक बार लाइन फिर से पढ़ दें, अगर एग्जाम्पल में खो गए थे इतनी देर से तो एक बार लाइन फिर से पढ़ देंगे क्या बोला है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले वापस से लाइन पढ़ाएंगे। हमने मटेरियल लगाया 1800 रुपए का लेबर, 300 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, और हमको मालूम है कितनी यूनिट आएगी, बोलिए कितनी यूनिट आएगी, 95। लेकिन एक्चुअल में 95 आई नहीं, आई तो 90, जिसमें से 85 बेच दिए, 5 यूनिट बच गई, तो 5 यूनिट जो बच गई उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। आइए AS2 क्या बोलता है, कहता है डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन लेवल। It is advisable to include them in the cost of conversion on the basis of normal capacity. ये सिर्फ डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए बात नहीं कर रहा है, ये बात मटेरियल पे भी लागू होती है, डायरेक्ट मटेरियल पे भी। डायरेक्ट मटेरियल की बात उसने अलग से इसलिए नहीं की क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल की बात उसने ऊपर समझा दी थी आपको कि कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे जोड़ती है। ठीक है, इसे आपको इंक्लूड करना है नॉर्मल कैपेसिटी। क्या मतलब है इसका, खर्चा कितना जोड़िए। अब हम दूसरी पेन से कर रहे हैं सॉल्यूशन। खर्चा कितना, जोड़िए, खर्चा कितना, 2100 रुपया। ठीक है, कितनी यूनिट का खर्चा, डिवाइडेड बाई 95 यूनिट, यही कहना चाह रहा था। क्या था, माल तो कितना बना है आपका 85 यूनिट, कितना बना था, नहीं 90 यूनिट, माल बना था कितना 90 यूनिट, लेकिन ये 2100 रुपया खर्चा नॉर्मल कैपेसिटी पे आप क्या कीजिए, खर्चे को डालिए, ना कि एक्चुअल पे। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब नॉर्मली कितना बना लेते हो 95 यूनिट,
तो यूनिट का खर्चा 95 यूनिट से डिवाइड करके निकालिएगा, कितना हुआ बोलिए? 22.10। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 5 इंटू 22.10, 110 रुपए 50 पैसे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? बोलिए, परफेक्ट है? अब एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो लेते हैं। एग्जाम में मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया ही नहीं है, ये चीज दी ही नहीं थी, ये वाली बात नहीं दी है, 95 यूनिट बताए नहीं है, सीधे एक्चुअल आउटपुट ही बता रहे 90 यूनिट, फिर क्या करेंगे? तो हम ये मान लेते हैं कि जितना माल आया उतना ही सोचा गया था, कोई वेस्टेजेस नहीं होता है। ऐसा होता होगा कि नहीं इंडस्ट्री में कि 100 यूनिट डालते तो 100 यूनिट ही तैयार होती है? अरे बिल्कुल होता है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो अगर मान लीजिए, अच्छा नेक्स्ट बात, आपको एक्चुअल आउटपुट भी अब नहीं दी है। अब अगली बात सुनिए, ये भी नहीं दिया है। पहले हमने बोला कि दोनों दिया, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, तो किससे डिवाइड करना है? एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं दिया है, सिर्फ एक्चुअल दिया है, तो किससे डिवाइड करना है? एक्चुअल, एज्यूमिंग इट कि एक्चुअली क्या था? एक्सपेक्टेड। ठीक है, दोनों नहीं दिया है। अब बोलिए, 95 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, अब कैसे सॉल्व करें? 100 यूनिट, हम मानेंगे 100 डाले थे, 100 ही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे कहते हैं? 2100 रुपए 100 यूनिट का खर्चा है, 21 रुपए पर यूनिट इंटू 5 कर देते, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती। क्लियर है सबको?